अभी एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में भगदड़ मची है। भगदड़ में 3 लोगों के मारे जाने की भी सूचना है, जबकि 5 लोग बताया जाता है जख्मी हो गए हैं। शुवेंदु अधिकारी कंबल बांटने के लिए पहुंचे थे। उनके जाने के तुरंत बाद कंबल लूटने के लिए होड़ लगी और हादसा हुआ है। आसनसोल के पुलिस कमिश्नर का आरोप है कि शुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा। आसनसोल में कंबल बांटने के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें कुछ लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं। तो अभी की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। भगदड़ मच गई, 3 लोगों की जान चली गई और बताया जाता है कि 5 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। शुवेंदु अधिकारी यहां पर कंबल बांटने पहुंचे थे, जहां पर यह हादसा हुआ। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी जुड़ गई इसी खबर पर, आपको और अधिक जानकारी देंगी। मनोज्ञा। जी अखिलेश, आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी थी आज यहाँ पर कंबल वितरण समारोह में वो शिरकत कर रहे थे। वहाँ पर कंबल वितरण भी हो रहा था। भगदड़ उनके ठीक इस कार्यक्रम से निकलने के बाद शुरू हुई, जब लोगों ने कंबल बटोरने के लिए, लूटने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू किया। हालात ये हो गए कि कंट्रोल के बाहर हो गए और उसके बाद ये घटना जहाँ हुई है, यानी कि वार्ड संख्या 27 में, जो आसनसोल नगर निगम का वार्ड नंबर 27 है, वहाँ पर पार्षद चैताली तिवारी हैं, जो कि भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की धर्मपत्नी है। और इसी इलाके में शुवेंदु अधिकारी आए थे कंबल वितरण करने के लिए। हालांकि आसनसोल की कमिश्नर और कमिश्नरेट का ये कहना है कि इसके लिए कोई लिखित परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए पुलिस की तैनाती भी हर समय की होती है। यह जिस तरह को अवगत कराने के बाद रहती थी। सवाल ये है कि इस भगदड़ के बाद अब इस समय 3 लोगों की मौत हुई है, जो अस्पताल में एडमिट थे। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना वाकई में, जिस तरीके से मनोज्ञा आप जानकारी दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका। और अब हम शुरुआत कर लेते हैं इंडिया चाहता है की। तो आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है और आज के शो में आखिर क्या खास है, आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। आपको आगे हम दिखाएंगे तवांग की हरकत कैसे चीन को भारी पड़ने वाली है। आपको यह भी दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी, नीतीश की पार्टी को क्यों है मर्जर का डर। और यह भी बताएंगे अपने दर्शकों को पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की अरसे बाद एंट्री के मायने क्या हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, तवांग में चीन की हिमाकत अब उसे भारी पड़ सकती है। इसकी वजह यह है कि चीन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोलबंदी तेज होने लगी है। अमेरिका ने खुलकर भारत का साथ दिया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भी एलएसी पर टेंशन कम करने को कहा है। तो क्या चीन को तवांग एपिसोड महंगा पड़ सकता है? अब देखिए हमारी ये बहुत ही खास रिपोर्ट। हाथ से मारा, पैर से मारा, टारो टारो टारो, ए मुड़के ना होना, ओए लाठी से मारा, टारो टारो, शंघाई वाला पिटा, बीजिंग और वैसे मारा। क्या बताएं कैसे कैसे मारा। ओए कुसगिया, दे 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 ना दे, टारो टारो। लेकिन इतना जरूर है कि तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर पड़ी मार चीनियों को ताउम्र याद रहेगी। हिंद के जांबाजों का शौर्य देख लीजिए, दे 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 ना दे। साथ ही ये भी जान लीजिए कि ये वायरल वीडियो है। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इतना जरूर है कि 2 मिनट 47 सेकंड के इस वीडियो को बीजिंग का तानाशाह रिवर्स कर दे। और कर्नाटक सीमा विवाद पर अमित शाह का इस वक्त संबोधन हो रहा है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में
एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती है और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषाभाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। महाराष्ट्र कर्नाटक विवाद पर उनका यह कहना कि एक कमेटी बना दी गई है और उसके जरिए समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक इंतजार किया जाए। तो आप देख रहे थे अमित शाह का संबोधन गृह मंत्री का। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर हल निकालने की कोशिश में खुद गृह मंत्री, दोनों मुख्यमंत्रियों से उनकी बातचीत हुई है और उसके बाद आपने देखा प्रेस से उनकी वार्ता। उस दौरान इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि कमेटी जब तक किसी फैसले पर ना पहुंचे इंतजार करें और सुप्रीम कोर्ट जो देश की सर्वोच्च अदालत है उसके फैसले का भी इंतजार किया जाए। और अब रुख कर लेते हैं दूसरी खबरों का। बात अगर बिहार की जाए तो बिहार की सियासत में क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा बदलाव दिखेगा, ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कही तभी से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। अब तो जेडीयू में ही असंतोष के सुर बुलंद हो गए। अब हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करना आगे करवाना है। नेतृत्व करने को लेकर आपने कहा है। अरे आप तो शुरू से बोल रहे हैं, करवे करेगा, एकदम करेगा, समझ गए ना। अभी हम लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव पर है। तेजस्वी को आगे बढ़ाने के नीतीश के बयान ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। चर्चा विपक्ष यानी बीजेपी में नहीं है, सरगर्मी नीतीश के अपने घर यानी जेडीयू में है। नीतीश के बयान के बाद सवाल उठने लगे,
क्या जनता दल यूनाइटेड अब गुजरे जमाने की पार्टी हो जाएगी? क्या जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा? इस चर्चा भर से जेडीयू में खलबली है। वो नेता जो नीतीश के बाद पार्टी में अपना भविष्य देखते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर विलय होता है तो ये आत्मघाती कदम होगा। मर्जर कैसे जेडीयू का हो जाएगा? जेडीयू का मर्जर मतलब एक तरह से कहिए कि आत्मघाती कदम हम उठा लेंगे ना, तो आत्मघाती कदम स्वयं से कोई उठाता है क्या? जेडीयू में मची इस खलबली की वजह भविष्य की राजनीति है। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पहचान लालू के खिलाफ लड़कर बनाई थी। ऐसे ही जेडीयू में बड़े नेताओं का समूह है जिनकी पहचान लालू विरोधी रही है। अब उनके सामने समस्या ये है कि तेजस्वी के नेतृत्व को कैसे बचाएं और दूसरी तरफ आरजेडी में जेडीयू के मिलन की, विलय की बातों को भी कैसे हजम कर पाएं। नीतीश भी ये बात बखूबी जानते हैं, अगर आरजेडी में जेडीयू के मर्जर जैसी बात हुई तो पार्टी में टूट तय है। इस तरह के निर्णय लेने का अधिकार हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी को है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो भी फैसला लेंगे वो पार्टी के हित में लेंगे, ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं। मर्जर का जिक्र आते ही जेडीयू में बाकी सुर बुलंद हो रहे हैं। फिर आखिर क्यों नीतीश तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं? इसके पीछे पिछले चंद सालों में बिहार की राजनीति में जमीन पर हुआ बदलाव है। बिहार में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को महज 43 सीटें मिली थीं। यहीं से बिहार में नीतीश के जादू को लेकर सवाल उठने लगे थे। नीतीश को भले ही कुर्मी और कुशवाहा नेता के तौर पर शुरुआती पहचान मिली, लेकिन बाद में उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाया। बिहार में करीब 7% कुर्मी कुशवाहा वोटर नीतीश के कोर वोटर माने जाते हैं। 51% ओबीसी में से नीतीश ने 22% ओबीसी को अति पिछड़ा घोषित कर उन्हें अपने साथ जोड़ा। 16% दलितों में नीतीश ने महादलित को अलग कर अपने साथ जोड़ा। 16% मुसलमानों में से नीतीश ने पसमानदा मुसलमानों की पहचान की और उन्हें जेडीयू के साथ लाए। इसके अलावा नीतीश ने यादवों और सवर्णों के एक बड़े तबके को जोड़कर जेडीयू के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया। लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जेडीयू का ये वोट बैंक दरकता नजर आ रहा है। जनता दलियों के नेता हैं और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी थमा रहे हैं? आरजेडी के नेता को। तो क्या ये अच्छा है बिहार के लिए? बिहार के लिए बहुत ही दुखद है। और जनता दलियों तो समाप्त हो चुका जी, उसका तो वजूद ही खत्म हो गया। कुर्मी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि क्या नीतीश कुमार का कोर वोटर यानी कोयरी और कुर्मी अब उनके साथ नहीं रहा। ये सवाल इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ने जेडीयू के उम्मीदवार जो मनोज कुशवाहा थे उनके लिए आरजेडी से ये सीट तो ले ली थी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से वो हार गए। हालांकि महागठबंधन की सभी पार्टियों का समर्थन था। कहा यह जाता है कि कुशवाहा वोटर इस इलाके में सबसे ज्यादा असरदार है। इस हार से सीधे नीतीश पर सवाल उठे और कहा जाने लगा कि नीतीश अब जिताऊ नेता नहीं रहे। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश अब तेजस्वी को आगे कर अपना सम्मान बचाना चाहते हैं? क्योंकि पार्टी में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी पार्टी का विलय करवाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, ताकि विद्रोह को रोका जा सके। लेकिन जो उपेंद्र कुशवाहा का बयान है, आत्मघाती कदम होगा। नहीं, इसलिए तो जनता दलियों के आत्मघाती कदम इसलिए होगा कि जनता दल में विद्रोह हो जाएगा जी। जनता दल के आधे से ज्यादा विधायक वो तेजस्वी को अपना मुख्यमंत्री, अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में लोग पाला बदल कर बीजेपी की तरफ आना चाहेंगे। नीतीश के बयान से जेडीयू में असंतोष के सुर देखते हुए बीजेपी भी अलर्ट है। यानी बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। पटना से शशांक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब हम आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहां अभी मंत्रिमंडल पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के बीच ही विभागों का बंटवारा हो गया। कांग्रेस के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को मंत्रिमंडल के लिए हाईकमान की मंजूरी का इंतजार है। तब तक इस पहाड़ी राज्य में 2 मैन शो ही चलेगा। आधे विभाग सीएम के पास, आधे विभाग डिप्टी सीएम के पास। इस तरह हिमाचल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के 72 घंटे बाद सीएम डिप्टी सीएम ने आपस में विभागों का बंटवारा कर लिया। मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत को लेकर पेच अटका हुआ है, लिहाजा हिमाचल में फिलहाल सरकार का 2 मैन शो चलेगा।
विभागों के बंटवारे को लेकर मंगलवार की रात को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव आरडी धीमान की ओर से चिट्ठी जारी की गई। इस बंटवारे के मुताबिक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पास 4 विभाग रखे हैं। इनमें शामिल हैं वित्त, गृह, योजना, कार्मिक और सामान्य प्रशासन। सीएम ने जिन विभागों को अपने पास रखा है वो सभी प्रभावशाली विभाग माने जाते हैं। इसके साथ ही सीएम उन विभागों का कामकाज भी देखेंगे जो अभी किसी को नहीं दिए गए हैं। बंटवारे में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को परिवहन, जल शक्ति के साथ ही भाषा, कला और संस्कृति विभाग जैसे महकमे सौंपे गए हैं। विभागों के बंटवारे के बाद हिमाचल में चर्चा इस बात की है कि सीएम ने अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि डिप्टी सीएम को ट्रांसपोर्ट जैसा महकमा ही मिला है। विभागों के बंटवारे के बाद चर्चा इस बात को लेकर के भी हो रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। हिमाचल में 10 और मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन किन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा इसे लेकर सीएम सुक्खू को अभी दिल्ली दरबार यानी कांग्रेस आलाकमान से मंजूरी लेनी है। इस मंजूरी के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होगा। कब तक कैबिनेट विस्तार आपका हो जाएगा? देखिए, अभी तो चर्चा शुरू होनी है और जब हाईकमांड अप्रूवल देगा कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। ये एक लोगों को दिलचस्पी है कि क्या विक्रमादित्य आपकी कैबिनेट में होंगे और क्या सरकार के गठन के बाद अब जो शपथ के पहले जो एक रेस दिख रही थी, क्या वो सब अब खत्म हो गई है? ना शपथ से पहले थी ना शपथ के बाद है। विक्रमादित्य को जी कैबिनेट में होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो हाईकमांड ने तय करना ना। इसमें भी समय लगेगा क्योंकि उससे पहले सीएम और डिप्टी सीएम समेत सभी कांग्रेस विधायक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। 16 तारीख को राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन है। इस यात्रा में कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, 40 विधायक सब सम्मिलित 16 तारीख को होंगे और इस दृष्टिकोण से हम सब लोग वहां जा रहे हैं। यानी हिमाचल में कैबिनेट विस्तार में अभी समय लग सकता है। कैबिनेट विस्तार का पेच इसलिए भी फंसा है क्योंकि कांग्रेस को सभी गुटों को एडजस्ट करना होगा। अपर और लोअर हिमाचल को प्रतिनिधित्व देने में बैलेंस बनाना होगा। कांग्रेस हिमाचल में विधायकों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है, इसलिए कैबिनेट विस्तार से पहले हर स्तर पर चर्चा और विचार विमर्श होगा। सारे समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। जाहिर है इसमें वक्त लगेगा। फिलहाल हिमाचल की सरकार 2 चेहरों पर चलेगी, एक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। बाकी 10 मंत्रियों की नियुक्ति में अभी और वक्त लगना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और देखिए, हिमाचल के चुनाव में इस बार बीजेपी का डबल इंजन वाला नारा नहीं चल पाया। इस बीच ट्रिपल इंजन की भी लॉन्चिंग हो गई। आखिर ये तीसरा इंजन क्या है, कहां से आया, राजनीति में ट्रिपल इंजन के पीछे का खेल क्या है, हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने देश की भी और उत्तर प्रदेश की भी राजनीति को एकदम बदल दिया। डबल इंजन की सरकार का कोई मुकाबला ही नहीं है और ये सुरक्षा केवल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे सकती है। डबल इंजन की सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। डबल इंजन, डबल इंजन। आपने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं की जुबान से डबल इंजन कई बार सुना होगा। डबल इंजन यानी केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और राज्य में भी बीजेपी की सरकार। लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस डबल इंजन में एक और इंजन जोड़ दिया है। अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस डबल इंजन में एक और इंजन जोड़ने की हसरत जताई। वो इंजन है नगर निकाय चुनाव, यानी शहरों की सरकार। यूपी में कुल 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत हैं। यूपी सरकार इन नगर निकायों के चुनाव कराने की तैयारी में है।
इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ अब जगह जगह तीसरे इंजन की बात कर रहे हैं। विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। पिछली बार 2017 में यूपी में जो नगर निकाय चुनाव हुए उसमें बीजेपी का दबदबा रहा। बीजेपी ने तब 16 में से 14 नगर निगम, 198 में से 70 नगर पालिका परिषद और 438 में से 100 नगर पंचायतों पर अपना कब्जा जमाया था। यूपी में हाल में हुए उपचुनाव में बीजेपी के हौसले वैसे ही बुलंद हैं। अब योगी सरकार की एक और चुनावी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। रघुराम राजन को आप जानते ही होंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के बहुचर्चित पूर्व गवर्नर। वो लंबे अरसे से कहीं दिख नहीं रहे थे, लेकिन आज दिन भर उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। आखिर अचानक रघुराम राजन चर्चा में क्यों आ गए हैं, हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। राजस्थान में सवाई माधोपुर के भाड़ौती से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी तो उनके साथ नए सहयात्री थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। रघुराम राजन का यात्रा में शामिल होना खास है, इसीलिए कांग्रेस ने ट्वीट कर इसे बताया। यात्रा के दौरान कैमरे पर लगातार राहुल के साथ भीड़ दिख रही है, इसीलिए कांग्रेस को उम्मीद है कि बदलाव होगा। और इस उम्मीद में कांग्रेस दावा कर रही है मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा के असर का सर्वे करवा रही है। ये मोदी जी को लगता है कि किसी को पैसे दे दें वो एजेंसी उन्हीं की हो जाती है, ऐसा नहीं होता। एजेंसी किसी की नहीं होती। ये सर्वे एजेंसीज ने हमें भी बताया कि मोदी जी ने हमें ठेका दिया है, बीजेपी ने कहां कहां भारत जोड़ो यात्रा जाती है, वहां जाने से पहले क्या प्रभाव है, उसके दौरान क्या प्रभाव है और जाने के बाद क्या प्रभाव है। आरबीआई के गवर्नर रहते रघुराम राजन की मोदी सरकार से तनातनी किसी से छिपी नहीं है। आरबीआई गवर्नर का पद छोड़ने के बाद भी कई बार रघुराम राजन अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे। इसीलिए राहुल के साथ जैसे ही रघुराम राजन की तस्वीरें आई, बीजेपी ने पलटवार कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर रघुराम राजन पर सवाल उठाए। अमित मालवीय ने कहा, राजन खुद को अगले मनमोहन सिंह के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी के हमले के जवाब में कांग्रेस ने फिर नोटबंदी जैसा मुद्दा उछाल दिया। 8 साल की अपनी गलतियां, नोटबंदी क्या रघुराम राजन जी की सलाह से दी थी? 2000 का नोट मोदी जी लाए, ये क्या रघुराम राजन जी की सलाह पे था? आज तो रघुराम राजन जी आए हैं। कई लोग आना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा में सितारों का शामिल होना और उन पर सवाल उठना कोई नई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जारी है और कन्याकुमारी से चली ये यात्रा 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे करने वाली है। जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। और अब बात करेंगे बॉलीवुड के एक और टेंशन वाली खबर की। 4 साल बाद शाहरुख खान की फिल्म आने वाली है। पठान का पहला गाना भी रिलीज हो गया और 2 ही दिन में विवाद बहुत ज्यादा। गाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक गरमाने लगी है। आखिर इस गाने में ऐसा क्या है और क्यों गाने को लेकर विवाद हो रहा है, देखिए। मुद्दतों बाद शाहरुख खान फिल्म में नजर आए। दीपिका संग ठुमके लगाए। शाहरुख के फैंस अपने चहेते स्टार को नए अवतार में देखकर खुश हैं। फिल्म का ये गाना जबरदस्त हिट हो रहा है। इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने। लेकिन पठान फिल्म के इसी गाने ने कई लोगों की त्योरियां चढ़ा दी हैं। गाने को लेकर विवाद हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को सुनिए। जो गाने का नाम है बेशर्म रंग,
ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। बात इतनी सी ही नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने दीपिका के कपड़े और सीन को ठीक करने को कहा है। साथ में ये चेतावनी भी दे डाली कि ऐसे कपड़ों में फिल्म एमपी में रिलीज नहीं हो पाएगी। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पे, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने दिया। पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है और फिल्म का ये पहला गाना सामने आया है जिसके बोल हैं बेशर्म रंग। बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने। सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स इस गाने में दीपिका पाडुकोण के डांस मूव्स और उनके बिकिनी लुक से खुश नहीं हैं। मुझ में नई बात है, नई आदतों के साथ है। बेशर्म रंग के बोल वाले इस गाने के आखिर के एक सीन को लेकर भी सोशल मीडिया में बवाल है, जिसमें दीपिका भगवा रंग की बिकिनी में हैं। सोशल मीडिया पर लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर इस रंग को बदनाम किया जा रहा है। तो गाने पर हिंदू मुस्लिम चढ़ गया है, वो भी तब जबकि शाहरुख खान फिल्म की कामयाबी के लिए तीर्थाटन कर रहे हैं। मक्का में उम्रह के बाद शाहरुख खान 3 दिन पहले वैष्णो देवी के दरबार में भी मत्था टेक आए। फिल्म का गाना भी उसी दिन रिलीज हुआ, जिस पर अब विवाद हो गया है। देखिए, अपने देश में कोई फिल्म दिखाई जाए ना दिखाई जाए, ये तय करने का अधिकार सेंसर बोर्ड को दिया गया है। फिर ये बवाल क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। हम फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।